माननीय वर्ग कारवा जी, उपस्थित जिले के अधिकारीगण, सम्माननीय शिक्षक बंधु एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आप सब लोग इस प्राथमिक यज्ञ में शामिल होने आए हैं और विभिन्न सत्रों में आपका ज्ञानवर्धन हो ही रहा होगा। इसी तारतम्य में आज हमारा जो प्रवचन सत्र है उसमें हम अखंड भारत मानचित्र परिचय पे बात करेंगे। जैसा कि आपको सामने दृष्टिक्षेप में हमारा मानचित्र है ही। मानचित्र क्यों देखना? अगर कोई किसान है और उसको यही नहीं पता कि उसका खेत कहाँ से कहाँ तक है, तो रक्षा किसकी करेगा? फसल कहाँ उगाएगा? अगर अपना खुद का पालन और अपने समाज का पालन कैसे करेगा? तो वैसे ही जब हम किसी देश के नागरिक हैं जिस पे हमको गर्व है, तो उस देश को संपूर्ण रूप से जानना यह हमारा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। इसलिए मानचित्र परिचय देखना, उसमें रमना और उस पर फिर गर्व की अनुभूति करना कि अच्छा ये सारी चीज़ें हैं जो हमको सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। 4 दिशाओं का ज्ञान लेना चाहिए: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन चारों दिशाओं में जो विस्तृत रूप से हम देख रहे हैं वो अखंड भारत है। वर्तमान जो भारत है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, पश्चिम में द्वारिका से लेके पूर्व में हमारा आखिरी हिस्सा है जिसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। उसके आगे फिर चीन आ जाता है। इसको निकाल लो, इसको निकाल लो। नहीं ठीक है, उसमें ठीक है, ठीक रहेगा। पास में कर लो। हम नक्शा तो अखंड भारत का देख रहे हैं, लेकिन वास्तविक आज हमारे हाथ में जो बचा है भारत, वो खंडित भारत है। अब अगर अखंड भारत की कल्पना करनी है तो उसके लिए कुछ हमारे श्लोक समझने होंगे। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रयोश्च दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। जिसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है, ऐसा देश भारतवर्ष है और उसमें रहने वाले उसके पुत्र, उसको हम भारतीय कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे हिमालयं समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तमदेव निर्मितं देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थ यह हुआ, हिमालय से लेके इंदु अर्थात हिंदू महासागर तक विस्तृत जो भूमि है, यह देवताओं के द्वारा निर्मित है और इसको भारतवर्ष कहा जाता है। अब देवताओं के द्वारा निर्मित है, बाकी देश मनुष्य के द्वारा निर्मित है कि किसी राजा ने वहाँ पे जीता और उस राजा के नाम पे वो देश बन गया, तो वो कहलाता है देश। लेकिन हम भारत को कहते हैं राष्ट्र या राष्ट्र पुरुष। ये किसी राजा के कारण नहीं बना है, यह देवताओं ने बनाया है और देवता इसमें जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। वो बार बार जन्म लेके अपनी लीलाओं को यहाँ पे दोहराते हैं और हमें भी सुविधा मिलती है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें और देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लें। ऐसे हमारे भारत की ख्याति है। आगे हम जो सुबह रोज भगवान की प्रार्थना करते हैं उसमें हम कहते हैं रत्नाकरा धोत पदाम हिमालय किरीटिनिम ब्रह्मराज रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। पूरे संपूर्ण विश्व में भारत को ही माता का दर्जा दिया गया है और अब ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, इसको यूनाइटेड नेशन ने भी मान लिया और उन्होंने हमारा जो वेद का घोष है मातृभूमि पितरो अहम पृथ्विया, इसको अंगीकार कर लिया गया। मतलब यह भूमि मेरी माता है और इस माता का मैं पुत्र हूँ।
इसलिए माता जैसा संगोपन सभी अपने बच्चों का करती है, वैसी भारत भूमि हमारी देखभाल करती है, और इसलिए ही हम अपना सर्वस्व उसके ऊपर न्यौछावर करने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। ऐसी हमारी कल्पना है। पहले जो हमारा पूर्ण अखंड भारत था उसका विस्तार लगभग 84,000 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान भारत केवल 32,000 वर्ग किलोमीटर का बचा है। वह जो 84,000 वर्ग किलोमीटर भारत था उसकी कल्पना जरा देखें। यह जो हिस्सा दिख रहा है वर्तमान में अफगानिस्तान कहलाता है, पूरी तरह से मुस्लिम राज्य है। आज आतंकवाद का गढ़ इसे कह सकते हैं। यह जो उपगढ़ स्थान है या अरब से जुड़ा हुआ है, अरब का अर्थ होता है घोड़ा, और यहाँ पे अच्छे घोड़े मिलते हैं, इसको ही अफगानिस्तान भी कहते हैं। महाभारत में काल में जो गांधारी थी वह इसी राज्य के कंधार या जिसका पूर्व नाम गांधार था, वहाँ की राजकुमारी थी जो भारत की पटरानी थी, कौरवों की माँ थी। इसी के साथ वर्तमान में जो शहर काबुल है उसका पुराना नाम कुंभा नगर है। वह हमारे राजस्थान के वीर प्रतापी महाराज कुंभा ने उसका निर्माण किया था। अपभ्रंश होते होते वो काबुल हो गया। यह अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था। इसमें हिंदू कुश पर्वत है, नाम से ही ध्यान में आएगा कि हिंदू कुश। आज भले वहाँ हिंदू नहीं बचे, लेकिन पर्वत का नाम आज भी क्या है? हिंदू कुश पर्वत है। इसके बाद में जो हिस्सा है ये पाकिस्तान है। यह 1947 में अखंड भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। हिंगलाज माता का मंदिर, कटाक्षराज, सिंधु नदी जिसके नाम पे भारत का नाम हिंदू या हिंदुस्तान पड़ा, वो सिंधु नदी वो पूरी इसी क्षेत्र में बहती है। ऊपर कई सारा हिस्सा जो चीन ने कब्जा लिया है, आक्साई चीन जिसको हम कहते हैं। हम चाहे नक्शे में आज भारत को दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे कब्जे में ये हिस्सा नहीं है, वह चीन के पास है। यह जो उत्तर में विश्व का छत कहलाता है तिब्बत, दलाई लामा जहाँ से आते हैं, यह तिब्बत या त्रिविष्ट, यह भी आज चीन के कब्जे में है। 1947 में ये हमसे मिलना चाहते थे, लेकिन उस समय की भारत सरकार जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इसके नीचे आते हैं तो नेपाल, एक समय तक यह घोषित हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब वहां पे भी सेक्युलरिज्म के नाम पे अब हिंदू शब्द नहीं वापरा जाता है। इसके पास में एक छोटा सा देश भूटान है। प्रकृति पर्यावरण के रूप से विश्व के सबसे सुखी लोगों का देश माना जाता है आज यूएन के द्वारा, यह भूटान है। इसके आगे बांग्लादेश 1947 में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता। 1971 में युद्ध में शांति सेना के द्वारा इसे बांग्लादेश के नाम से स्थापित किया गया। यह भी भारत का ही हिस्सा था। उसके आगे ब्रह्मदेश, वर्तमान में इसका नाम है म्यांमार। अगर आपने सुना हो तो लोकमान्य तिलक जी को मंडाले में कारावासित किया गया था, वह मंडाले ब्रह्मदेश में ही है। और ऐसे ही 1857 का जो युद्ध भारत में हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसमें जो बहादुर शाह जफर था उनको भी निर्वासित करके मंडाले में ही इधर ही रखा गया था, ब्रह्मदेश में। और उनकी समाधि या जिसको हम कब्र कहते हैं वो आज भी ब्रह्मदेश में। इसके अलावा श्रीलंका, हमने रामायण सुना है, तो रावण लंका का राजा था। लंका तक पहुंचने के लिए श्री राम ने वानर सेनाओं के से मिलके पुल का निर्माण किया था, राम सेतु। इस 30 किलोमीटर के राम सेतु से उन्होंने सागर पार किया, रावण को जीते, उसका वध किया। लेकिन वहां का राज्य स्वयं ने नहीं रखा, रावण के छोटे भाई को राज्य समर्पित किया और वापिस कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेसी न में रोचते स्वर्णमयी लंका। मतलब चाहे यह वैभव संपन्न है, पूरी सोने की है, यहाँ सुख साधन सभी है, लेकिन जननी जन्मभूमि जो मेरी अयोध्या है वो मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय है। तो मैं वापस कहाँ जाऊँगा? अपनी जन्मभूमि के ही जाऊँगा। इस प्रकार से ये हमारा अखंड भारत है, और इस अखंड भारत को ही हमें स्मरण करना है। इसीलिए हम प्रातः स्मरण में रोज कहते हैं, है ना,
हम उसका ध्यान करते हैं, उसकी एक एक बारीकी को समझने का प्रयत्न करते हैं। दो चीज़ों से राष्ट्र बनता है। एक होती है भौतिक चीज़ें, जिसको हम कहते हैं जमीन, नदी, पहाड़, पर्वतमालाएं, पठार, सरोवर, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के तीर्थ स्थान इत्यादि, जिसको भौतिक रूप से हम समझ सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दे सकते हैं। और दूसरी होती है संस्कृति। यह मन से मन को मिलाती है, यह हृदय से हृदय को मिलाती है, यह हमारे